देखो आज हम लोग जो है हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ना, इतिहास की दुनिया, इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। देखो यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ने से पहले सबसे पहले हम यूरोप के बारे में जाने कि यूरोप क्या है, कैसे है। और हम लोग सबको जानते हैं, बचपन में भी पढ़े हैं छोटे क्लास में, कि इस पूरे विश्व में कुल 7 महादेश है। कल भी बताए थे कि 7 महादेश है और उसमें से एक महादेश है जिसका नाम क्या है, यूरोप। और हम लोग एशिया में रहते हैं, हम लोग जो है एशिया महादेश में रहते हैं। एशिया महादेश विश्व का सबसे बड़ा महादेश है, ठीक है। एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश है, 7 महादेश में सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूरोप महादेश के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला तुम्हारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। ये तुम्हारा चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। और हम लोग आज सबसे पहले यूरोप महादेश के बारे में जानेंगे। यूरोप महादेश में कई सारे देश हैं, जैसे एशिया महादेश। अभी देख लो, कहने का मतलब हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं। तो भारत इंडिया कंट्री है, क्या है कि भारत, हम ये नहीं हम कर सकते हैं कि एशिया महादेश में भारत ही एक ऐसा देश है और कोई देश ही नहीं है। एशिया महादेश है तो एशिया महादेश में बहुत सारे देश हैं, ठीक उसी प्रकार यूरोप में भी बहुत सारे देश हैं। लेकिन हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर में कुछ कुछ देश का ही नाम आएगा, सब देशों का नाम नहीं आएगा, समझे। जिसमें देखो सबसे पहले तुमको सुनने को मिलेगा इटली का नाम, इटली नाम सुनने को मिलेगा, जर्मनी नाम सुनने को मिलेगा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया नाम सुनने को मिलेगा, ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस, यूनान, हंगरी। ये सब देश का नाम जो है तुम लोगों को यहाँ पे सुनने को मिलेगा, ठीक है। और इन सब देशों की जो है अपनी अपनी अलग अलग राजधानी है। जिस तरह भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक उसी प्रकार यूरोप महादेश के जो ये सब देश हैं, ये सब देशों की भी अपनी अपनी राजधानी है। जैसे इटली की राजधानी कहाँ है, रोम है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। ये सबको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि जर्मनी की राजधानी कहाँ है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ब्रिटेन का राजधानी है लंदन। फ्रांस की राजधानी पेरिस। यूनान की राजधानी एथेंस। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। इन सब देशों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। इन सब देशों के बारे में कुछ कुछ जानकारियां मिलती है यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर में, इसलिए हमने जो है आप लोगों को ये सब जो है ये सारे देशों के बारे में बता दिया। अब देखो सबसे पहले हम यूरोप में जाते हैं, तो यूरोप बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यूरोप क्या है, महादेश है। अब आते हैं राष्ट्रवाद पे। चैप्टर कहता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, सबसे पहले ये चीज समझो कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो लिखना क्या है राष्ट्रवाद, कि राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति सकारात्मक विचार, अपने देश के प्रति सकारात्मक विचार, है ना। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है, देखो इस शब्द का अर्थ अगर कहें तो शाब्दिक अर्थ होता है इसका राष्ट्रीय चेतना का उदय, राष्ट्रीय चेतना का उदय। कहने का मतलब अपने देश के प्रति जो है उठ करके खड़ा होना, अपने देश के प्रति उठ के खड़ा होना, अपने राष्ट्र की रक्षा के प्रति आवाज उठाना, समझे। इस चीज को कहते हैं चेतना का उदय। तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना का उदय। लेकिन राष्ट्रवाद कहते किसको है, अगर परिभाषा के तौर पर कहे तो राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व में, आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। आधुनिक विश्व मतलब आज का जो जमाना है, इसी के राजनीतिक और जागृति का प्रतिफल है। इसी के कारण हमको देखने को मिलता है जो सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का भाग बनती है। एक राष्ट्रवाद ही एक ऐसा चीज है जो हमें एक करके, मतलब एकता बना करके समाज में रहने का दिशा निर्देश देता है। जिस जगह पर राष्ट्रवाद होगा
जिस देश में लोकतंत्र होगा, मतलब राष्ट्रवाद की जहां पे बात होगी, तो उस देश में उस देश के लोग, समाज हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, सांस्कृतिक हो, किसी भी कार्यक्रम का बात हो, तो उसमें लोग एकता में रहते हैं, एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं, एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। यही होता है राष्ट्र। समझ में आ रहा है? यह है राष्ट्रवाद। अब है क्या, राष्ट्रवाद का जो है, सबसे पहले कहें तो राष्ट्रवाद कैसे आया, राष्ट्रवाद का बात कहां से आया, कैसे लोग राष्ट्रवाद के बारे में जाना, हम ये बात जानने का फिर से कोशिश करेंगे। देखो, राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद का बीजारोपण जो है पुनर्जागरण के काल से माना जाता है, ठीक है। और देखो, यूरोप अभी तो क्या बोलता है, उत्तरी अमेरिका हो गया, मतलब शक्तिशाली। पहले जो है यूरोप शक्तिशाली देश था, ठीक है, और अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा उत्तरी अमेरिका है। तो कहने का मतलब यूरोप जो है उस समय शक्तिशाली देश था, और सबसे ज्यादा अगर राष्ट्रवाद का प्रसार सबसे पहले हुआ है तो कहां हुआ था, यूरोप। यूरोप महादेश का फ्रांस से इस चीज जो है शुरुआत हुआ था, फ्रांस से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। फ्रांस बताए थे अभी, तो फ्रांस में 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में एक फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। यह फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, अब देखो, 1789 ईस्वी में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, यहां पे राजवंश का शासन था। राजवंश का शासन होता है, राजवंश का शासन समझते हो, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मतलब एक ही वंश का शासक बार बार सत्ता में आएगा, उस शासन को क्या कहते हैं, राजवंश, राजशाही शासन कहते हैं। ऐसे शासन व्यवस्था को राजशाही शासन कहते हैं। तो 1789 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, यह 1789 ईस्वी की राजशाही शासन के विरुद्ध हुआ था, राजशाही शासन को खत्म करने के लिए हुआ था। यहां पे उस समय बुर्बो वंश का शासन था। किस वंश का था? बुर्बो वंश का शासन था, बुर्बो वंश का शासन था। और बुर्बो वंश का शासक उस समय 1789 ईस्वी के समय फ्रांस में कौन था? लुई 16वां। उसका नाम था लुई 16वां। नाम सुना होगा, 9th क्लास में ये चीज है। लुई 16वां जो था फ्रांस का शासक था, समझे। लुई 16वां बुर्बो वंश का शासक था, और 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय यही शासक था बुर्बो वंश का, लुई 16वां, जिसके कारण जो है फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। अब लुई 16वां था या राजशाही शासन था, वो भी ठीक था, हम वो भी सही मानते हैं, चलो फ्रांस में वही सरकार थी। लेकिन आखिर फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ क्यों हुआ? तो उस समय ये बुर्बो वंश का शासक जो था लुई 16वां, ये लुई 16वां जो है राष्ट्रवाद का विरोध करता था, ठीक है। ये लोगों को जो है स्वेच्छा से जीने नहीं देता था, यह निरंकुश प्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश शासक मतलब किसी का बात नहीं सुनता था, जो हम कहते हैं वो समझो, समझ में आया। अपने मनमौजी सरकार चलाता, अपने मन की सरकार, और जिससे जनता जो है परेशान रहती थी, और जनता जब परेशान रहेगी तो आपके विरुद्ध आवाज तो उठाएगी, और इसीलिए जो है वहां पे आंदोलन किया गया 1789 ईस्वी में, जिसको हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। अब देखो, फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं, 1789 ईस्वी में तो हुआ, लेकिन 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस की जनता जीत गई, और वहां का जो है शासक जो था लुई 16वां, इस लुई 16वां को गद्दी छोड़ना पड़ा। लुई 16वां गद्दी को छोड़ दिया, समझे। और वहां पे क्या हुआ? लोकतांत्रिक शासन हुआ, लोकतांत्रिक शासन आया। लोकतांत्रिक शासन कहने का मतलब लोगों के मन से, वहां की जो जनता थी उसके मन से वहां पे सरकार बनाई गई। कहां पे? फ्रांस में, समझे। और फ्रांस में यूं कहे तो राष्ट्रवाद का प्रसार दो तरह से, राष्ट्रवाद का प्रसार दो तरह से हुआ। एक, सबसे पहले 1789 का फ्रांसीसी क्रांति, इसी से सब कोई सीखा कि नहीं, अपने देश के प्रति जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हमको अपना हक नहीं मिलेगा, ठीक है। लोग एक होने लगे, लोग एकजुट होकर के अपने सरकार के विरुद्ध बोलने लगे, उठ के खड़ा हो गए, समझे। तो पहला कारण ये था। और दूसरा कारण जो था वो था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट नाम सुना है कभी? नेपोलियन बोनापार्ट
ये एक इंसान था, आदमी था, नेपोलियन बोनापार्ट। इसका जन्म 1789 ईस्वी में हुआ था। 1789 में, 1769 में, सॉरी 1769 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अजासियो में इसका जन्म हुआ था। अजासियो, अजासियो, ठीक है। 1769 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। अजासियो इनके पिता कार्लो बोनापार्ट थे। ठीक है, इनके पिता कार्लो बोनापार्ट थे और इन्होंने फ्रांस ही नहीं तो पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में अहम भूमिका निभाया है। और यह इंसान निरंकुश नहीं था और इसकी राजनीति खराब नहीं थी, यह जनता के लिए लड़ता था। और नेपोलियन बोनापार्ट, इसके बारे में हम तुम लोग को बताएं तो नेपोलियन बोनापार्ट कुछ नहीं था। नेपोलियन बोनापार्ट अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के हित में अच्छा करता था। और जो है ये सबसे पहले सेना बना, सेना समझ रहे हो, फौजी। ठीक है, ये जो है सेना में भर्ती हुआ था और सेना में भर्ती होने के बाद फ्रांस के साथ कितना बार युद्ध किया, फ्रांस के तरफ से दूसरे देशों से युद्ध किया, बहुत बार युद्ध किया। और नेपोलियन बोनापार्ट हर युद्ध में जो है विजेता बना, जीत गया, समझा। और जीतने के बाद पूरे फ्रांस में इसका चर्चा होने लगा। लोग इसको कहने लगे कि यह बहुत अच्छा सरकार है, यह अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो है अपने आप को निछावर कर रहा है। और यह लड़का 27 वर्ष की उम्र में, कितने साल का था? 27 वर्ष, 24 वर्ष से 27 वर्ष। ठीक है, देखो 24 वर्ष में सेनापति तो था ही। सेनापति होने के बाद ये जो है और मेहनत किया। लोग, कितना लोग इसका आलोचना भी करते थे। लोग आलोचना, देखो हर जगह पर विपक्षी होता है। आज हमारी जो सरकार है, मोदी जी देश चलाते हैं, ऐसा थोड़ी है सब कोई मोदी को अच्छा ही कर रहा है। कोई तो कहता होगा कि मोदी जी का एक भी काम अच्छा नहीं है, तो इसका लोग आलोचना भी करते थे। लेकिन जो है यह कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। यह अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया और इस उम्र में फ्रांस का राजा बन गया। ये जो है फ्रांस का राजा बन गया, समझे। उसके बाद देखो क्या होता है कि इस जगह पे लोकतांत्रिक शासन तो आ गया फ्रांस में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद। लेकिन लोकतांत्रिक शासन के बाद क्या हुआ, एक आदमी का नाम फिर से उभर करके आता है जिसका नाम था मेटरनिक। मेटरनिक जो था यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहां का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, मतलब ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री थे, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और मेटरनिक के युग को 1815 ईस्वी में से 50 तक का बीच का माना जाता है। 1815 से 1850 के बीच के युग को क्या कहते हैं? मेटरनिक का युग कहते हैं। मेटरनिक का युग ऐसा नहीं है कि मेटरनिक इसी 1815 में जन्म लिया था, 1850 में मर गया, ऐसा नहीं था। 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच को मेटरनिक युग इसलिए कहते हैं क्योंकि 1815 से ये अपना कारनामा दिखाना शुरू कर दिया था। ठीक है, 1815 से अपना कारनामा दिखाना ये शुरू कर दिया था। 1814 ईस्वी में जो है ना, वहां पे लोकतांत्रिक शासन शुरू हो गया था। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ और 1814 में जो है नेपोलियन बोनापार्ट राष्ट्रवाद को फैला करके फिर वहां पे जो है राजवंश को खत्म किया, लोकतांत्रिक शासन आया। लोकतांत्रिक शासन आने के बाद 1814 में जो है मेटरनिक फिर जो है एंट्री मारता है। 1814 में मेटरनिक एंट्री मारता है राजनीतिक सत्ता में। और वो क्या किया जानते हो? 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन, किताब में होगा पढ़ना, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन में क्या हुआ? वियना सम्मेलन में क्या हुआ? तो वियना सम्मेलन जो है, और वियना सम्मेलन अकेले नहीं हुआ। वियना सम्मेलन में यूरोप महादेश के बहुत सारे देश आए, समझे, बहुत सारे देश आए थे। जैसे वहां पे ले लो रूस, फ्रांसा, ब्रिटेन, डेनमार्क,
डेनमार्क, इटली, जर्मनी, बहुत सारा देश का जो है वहां पे जमावड़ा था। यह कब? 1815 ईस्वी में। और इसका सबसे प्रमुख नेता कौन था? यही मेटरनिख था, ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां पता है? वियना। ये सम्मेलन जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित की गई थी। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यह जो है सम्मेलन को आयोजित किया गया था। इसीलिए इस सम्मेलन का नाम वियना सम्मेलन रखा गया। समझा? वियना में क्यों रखा? क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख, और मेटरनिख की मेजबानी में, मतलब मेटरनिख की प्रधानता में, मेटरनिख के नेतृत्व में ही यह सम्मेलन होना था। ठीक है, उसका सबसे मुख्य आदमी मेटरनिख ही था। अब वियना सम्मेलन क्यों किया गया? सवाल खड़ा हो रहा है, वियना सम्मेलन क्यों किया गया? सम्मेलन किया गया किसी वो कारणवश, तो सम्मेलन का क्या उद्देश्य था, मतलब क्या निष्कर्ष हुआ, अब उस चीज पे चर्चा करते हैं। देखो, मेटरनिख जो वियना सम्मेलन किया, वियना सम्मेलन इसलिए किया, उसका उद्देश्य था कि वहां पे सबसे पहला बात कि राष्ट्रवाद का प्रसार नहीं होना चाहिए। राष्ट्रवाद का प्रसार रुक जाए। ठीक है। दूसरा कारण, पुरातन व्यवस्था है ना, पुरातन व्यवस्था को पुनः लाना। बात को अब समझ लो। क्या था कि यूरोप महादेश में जो देश सब था ना, जैसे इटली था या जर्मनी था या फ्रांस था, तो जो बड़ा देश था, जो शक्तिशाली सब देश था, उस छोटा छोटा देश को जो है अपना कब्जा में ले लिया था। समझा? उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, अपना शासन करता था। जैसे देखा होगा पोखर में, नदी में बड़का मछली जो है ना, बच्चा मछली को खा जाता है। समझा? बड़का मछली बच्चा मछली को खा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो शक्तिशाली देश था, वो क्या करता था, छोटा छोटा देश को अपने आधिपत्य में, अपने अधिकार में ले लेता था, उस पर अपना शासन करता था। समझे? तो जो है, अगर मेटरनिख ये बात सोचता था कि अगर राष्ट्रवाद का प्रसार हो गया तो हमारा शासन उस जगह से खत्म हो जाएगा। वो जनता अगर उठ करके आंदोलन करना शुरू कर दिया तो फिर हम जो है गद्दी छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, उसको अपना अधिकार देना पड़ेगा। समझे? ये था। और दूसरा बात, उसका दूसरा सोच था कि पुरातन व्यवस्था को फिर से हम फ्रांस में लाएंगे। पुरातन व्यवस्था कहने का मतलब जो पुराना व्यवस्था था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वही नियम आना चाहिए। समझे? वहां पे लोकतांत्रिक शासन हो गया, मतलब लोगों के मत से सरकार बनने लगी। जैसे आज हम लोग वोट देते हैं तब कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, जो राजा है उसका बेटा राजा बन गया। हम भिखारी है तो भिखारी रहेंगे, गरीब है तो गरीबी रहेंगे। समझे? ठीक उसी प्रकार का शासन था, और जनता इस सब चीज से जो है बिल्कुल भी आक्रोश थी, कुछ भी अच्छा बात नहीं था। ठीक है, जनता ये सब चीज से सेटिस्फाइड नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी। वो जो है अपने सरकार के विरुद्ध राष्ट्रवाद का प्रसार करने लगी और आंदोलन करने लगा। समझे? और आंदोलन जब होता था तो जनता रुक हो जाती थी और सरकार जो है गद्दी छोड़ने को मजबूर हो जाता था, अपना शासन छोड़ करके भाग जाता था। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का प्रसार को रोकने के लिए, और दूसरा चीज पुरातन व्यवस्था को फिर से लाना है, यानी कि फिर से जो है पुराना वाला ये राजवंश का शासन लगा है। समझे? और आखिरकार वही हुआ, जब मेटरनिख 1814 ईस्वी में एंट्री मारा तो ये फिर से पुरातन व्यवस्था को लेकर के चले आया, और वहां पर फिर से बुर्बो वंश का शासन आ गया। बुर्बो वंश को फिर से गद्दी दे दिया। समझे? बुर्बो वंश का शासन आ गया, और बुर्बो वंश का उस समय जो है शासन किसको दिया गया था? किसको दिया गया? लुई 18वां को। लुई 18वां को, लुई 18वां जो है वहां का राजा बन गया। समझे? लुई 16वां तो उतर गया था गद्दी से, यहीं पे 1789 में। समझे? 1789 ईस्वी का फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई 16वां, और उसके बाद जब राष्ट्रवाद यानी सत्तावादी फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद फिर से जब बुर्बो वंश की स्थापना हुई तो वहां का शासक बना लुई 18वां। लेकिन लुई 18वां को जो है ना जनता ने भगाया था। लुई 18वां को जनता ने भगाया। यही मेटरनिख और क्या बोलता है
ये मतलब राजनेता मिलकर ही लुई 18 को हटा देगा। काय जनता है लुई 18 अच्छा आदमी था, लुई 18 था बुर्बोबंस का राजशाही शासन था, लेकिन लुई 18 अच्छा आदमी था। लुई 18 जो है अपने देश का जनता को खुश करने के लिए यहाँ पे समान नागरिक संहिता कानून को लागू किया था, जो नेपोलियन का संहिता था, समझा। और उस संहिता को ये लागू किया था। लागू क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जो जनता है सबको समान अधिकार मिले, ठीक है, सबको बराबर का हक देता था। और वो लुई 18 का सरकार था, समझे। उसके बाद फिर अब हम फिर जो है अगला बताएंगे तुम लोग को जुलाई क्रांति। आज के लिए बस इतना ही काफी है।